कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा का, जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व हताहत है और मर्माहत है। बात मैं आतंकवाद की तो नहीं कर रहा, लेकिन उससे भी बड़ा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग। आतंकवाद सामने दिखता है और उसको शूट आउट कर दिया जाता है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिटाएंगे, क्योंकि इसका कारक नेचुरली नहीं है, मानव है। मानव ही अपने स्वार्थ सिद्धि को लेके आज वैश्विक तापन को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखा रहा है। तो चलिए इसको समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन। क्या इसको बोलेंगे हम? वैश्विक तापन या तापमान, एक ही बात है, वैश्विक तापन। ठीक है, तो इसी को हमको समझना है। आज पूरा डिटेल से समझेंगे और आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना है। फिगर बना बना के मैं समझाता हूं आपको, ताकि चीजें स्पष्ट हों। सबसे पहले देखिए ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, क्या कारण है ना, इसके प्रभाव क्या है, कौन कौन गैस इसमें भूमिका निभाती है, मानव की क्या भूमिका है, ये समझेंगे। और इससे दूर हम कैसे कर सकते हैं। इंटरव्यू का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन रहा है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे पहले आतंकवाद को लेकर पूछा जाता था कि आतंकवाद को दूर कैसे करेंगे। मान लिया जाए मैं प्रशासन आपके हाथ में दे देता हूं, तो आतंकवाद को दूर करने में आपकी क्या भूमिका रहेगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा इसको। वैश्विक तापन समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा। ये है सूर्य भगवान, रेड कलर दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है, केवल आपको फिगर दिखना है। कॉपी पेन ले लीजिए अगर जरूरत पड़े तो। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में चीजों को डाल दूं। ये है हमारे सूर्य भगवान यानी सन। अब देखिए सूर्य है, नीचे हम एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य से नीचे आपका एक ओजोन परत लगा हुआ। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ओजोन परत को समझाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, रफली बता देता हूं, है ना। ये भी समझना आपको बहुत ही जरूरी है। ये हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी के आसपास 5 परतें हैं। वायुमंडल जो है, पृथ्वी के पास जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी हो या फिर साइंस से संबंधित, यहां भी से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और जियोग्राफी का कुछ पार्ट तो साइंस से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, खैर यह है हमारा प्यारा पृथ्वी, जहां पे हम निवास करते हैं। मान लिया जाए ये है 1 परत, यह है 2 परत, यह है 3 परत, यह 4 परत और ये पृथ्वी की 5वीं परत। 5 परतों में बांटा गया है पृथ्वी को नहीं, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को। वायुमंडल को हम कितने परत में बांटते हैं? 5 परत में। तो वायुमंडल, ठीक है। पहला है कौन? क्षोभ मंडल। इसको बढ़िया से समझिएगा, क्षोभ मंडल। इसको बोलते हैं हम समताप मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है ना, आयन मंडल। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं बहिर्मंडल। मैं मंडल मंडल नहीं लिख रहा हूं, खाली ऐसे लिख रहा हूं। इंग्लिश पूछे जाते हैं तो एक ही चीज याद रखिएगा, ट्रस्ट में आयो एक्स। ठीक, ट्रस्ट में आयो एक्स। अब इसी को इंग्लिश में लिखना है आपको, और जैसे मैं लिख रहा हूं अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रस्ट तो TR, एक बड़ा एक छोटा लिखना है आपको जब भी लिखना है। ST, XT, एक बड़ा एक छोटा, एक पहला लेटर बड़ा दूसरा छोटा। ट्रस्ट में ME, आयो I बड़ा O छोटा, X EX X। ठीक, यही बात याद रखनी है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? TR मतलब हुआ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, अब मैं फियर नहीं लिखूंगा, खाली बस लिखूंगा स्ट्रेटोस्फियर। ये क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, फियर लगा लीजिएगा। मेसोस्फियर या मीजोस्फियर एक ही बात है, मीजोस्फियर। आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, और ये है एक्सोस्फियर। ठीक, एक्सोस्फियर। तो ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। अब देखिए एक ही आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल। कई बार ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यहां से ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर आप रहते हैं, सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? वायुमंडल का सबसे कौन सा नजदीक मतलब परत है? वायुमंडल में 5 परतों में क्रमानुसार सजाएं। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको क्रम से, ये नीचे से ऊपर की ओर है। कैसे है? पृथ्वी ये है, मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी, मैं यहां पृथ्वी से हटा देता हूं, पृथ्वी से बढ़ते क्रम में, और ये अंतरिक्ष है, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष, ऐसे। तो पृथ्वी के पास कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अब देखिए याद करने का तरीका, स को बोलते हैं अंग्रेजी में एस। क्या बोलते हैं? एस। तो स्ट्रेटोस्फियर माने समताप मंडल, बस। म को बोलते हैं एम, तब मीसोस्फियर। यहां पे लिख दीजिए स्ट्रेटोस्फियर, ये मीसोस्फियर। आई, आय, आय, तो आयो, आयो, आयो माने आयो,
और बहिर् माने बाहर जाओ, एग्जिट हर जगह दरवाजे पे लिखा होगा। आप कहीं मॉल में जाते हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, वहां पे लिखा था एग्जिट, तो एग्जिट कर दीजिए इसको एक्सोस्फीयर। समझ में आ गया? ये पांचों मंडल ऐसे ऐसे क्रमानुसार है। ठीक, पहली बात तो ये क्षोभ मंडल में होता क्या है, मौसम संबंधी पूरी घटनाएं घटेंगी। धूल आना, आंधी आना, जिंदगी का आंधी यही आता है क्षोभ मंडल में, समझे? जिंदगी में बहुत सारी आंधियां आती है, और खासकर तब जब लड़का लड़की वाले चक्कर होते हैं, बहुत सारा आंधी यहाँ आते हैं, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल याद कीजिएगा। क्षोभ मतलब एक तरह क्या होता है, मतलब हम तुमसे क्षोभ करते हैं, मतलब एक तरह का मतलब हटाना है इसको। क्षोभ मंडल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं घटेंगी। धूल, आंधी, तूफान, जलवाष्प, वर्षा, मेघ का बनना, टोटल यही होगा। माउंट एवरेस्ट इधर है। अच्छा हाँ, अब आते हैं हम इससे हटके, वर्षा तो यहां हो गया, वर्षा मैंने करा दिया, चलिए मेघ बना देते हैं। देखिए कुछ मेघ इस तरह होता है, अब ये बूंदा बूंदा बारिश करा दिए यहाँ, क्षोभ मंडल में होगा। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के ऊपर वाले उड़ते हैं, मतलब परिवहन ऊपर में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लेन, किंगफिशर, एयर इंडिया, है ना, ये सब क्या है, एरोप्लेन है, वायुयान है। एरोप्लेन, एरो माने वायु, प्लेन माने यान। एरोप्लेन मतलब उड़ेगा, जब भी उड़ेगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में वायुयान, वायुयान को हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन यहां उड़ेगा, वायुयान समताप मंडल में। लेकिन फटफटवा हेलीकॉप्टर जो होता है, जिसमें कभी कभी दिखेगा आर्मी के लोग या फिर छोटे मोटे जो नेता मंत्री छोटे मोटे आते हैं, वो हेलीकॉप्टर में आते हैं। हेलीकॉप्टर जब भी उड़ेगा तो इधर उड़ेगा, क्षोभ मंडल में, क्योंकि हेलीकॉप्टर देखेगा जैसे ही आंधी स्टार्ट हुआ वहीं लैंड कर देगा तुरंत नीचे। क्यों? कभी कभी दिखेगा आंधी आ रहा है और बारिश हो रहा है, वायुयान ऊपर उड़ रहा है। यहां समताप, सम मतलब बराबर, तापमान माने तापमान, और जहां बराबर तापमान हो वहां वर्षा नहीं हो सकती है। कभी कभी यहां पे मेघ बीजन होते हैं, मतलब झूठ मूठ का वर्षा। फुइया वाला मतलब दूध भात वाला, बचपन में खेलते ना कि दूध भात है। लुका छिपी खेले हम लोग भी बहुत, आप लोग भी खेलते होंगे। तो लुका छिपी में एक होता था बच्चा, एकदम छोटा बच्चा था, तो दूध भात है, अगर वो पकड़ाता भी था तो चलो दूध भात है। तो समताप मंडल में क्या होगा, वायुयान यानी एरोप्लेन उड़ते हैं, यहां तापमान समान होगा। अब यहीं पे पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको याद रखना है। ये देखिए, यही ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत कहां पाया जाता है, यहां 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी सघन होती है दूर, मतलब ये 15 से कितना में बोला, 35 किलोमीटर। ओजोन परत जो है समताप मंडल में सघन रूप में जो पाया जाएगा वो 15 से 35। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लगभग 12 से लेके 10 या 12 ले लीजिए, 12 मान लीजिए, 12 से 50 किलोमीटर तक होते हैं सघन रूप, मतलब एकदम मोटे रूप में। अब इसके बाद हल्का हल्का पतला हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 15 से 35 किलोमीटर ओजोन परत पाए जाते हैं। कहां? समताप मंडल में। कहां? समताप, 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 ओजोन। बस ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि ओजोन परत कहां पाया जाता है, किस मंडल में। तो ये हो गया। मध्य मंडल में उल्काएं गिरती है, कुछ मत याद कीजिए। आयन मंडल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको आप अगर देख पाएंगे तो आयन मंडल की वजह से, ये देखिए इस तरह से यहां रेडियो तरंगे निकला करती है, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, मध्यम रेडियो तरंग, है ना। तो ये सब निकलते हैं, इसी रेडियो तरंग से टोटल संचार व्यवस्था चल पाता है। कभी आपने सोचा होगा कि नेटवर्क ऊपर क्यों लगाया जाता है, इसको पकड़ने के लिए कि चलो कैचअप करो, ठीक है। तो आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे होती है, जिसके फलस्वरूप टीवी, रेडियो, फोन, 4G मोबाइल जो भी है, लैपटॉप वगैरह सारे इसी से चलते हैं। नेट कनेक्ट करते हैं या फोन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, आयन मंडल का कमाल है। आयन मंडल अगर निकाल दीजिए तो आप संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, सूचना आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। बहिर्मंडल में क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह क्या होता है भाई, सैटेलाइट जो भेजते हैं हम लोग बना के, उसको कृत्रिम बोलते हैं। और प्राकृतिक जो अपने आप में है, ठीक है। तो ये है 5 मंडल, आपको ये याद रखना चाहिए। ओजोन परत कहां, समताप मंडल में। वायुयान कहां होता है, समताप मंडल में। आंधी, वर्षा, तूफान, ये चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान, सुनामी सब आ गए यहाँ क्षोभ मंडल पर, सबका घर यही है, ठीक। चलिए इतनी बातें हो गई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको मिटाना होगा, मिटा दूं मैं। अब देखिए, सूर्य सबसे ऊपर है। सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य एक तारा है, तारा,
और ग्रह उपग्रह बाद में पढ़ाएंगे तो कभी देख लीजिएगा ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, कितने हैं, क्या है काम, ये अलग बात है। अब देखिए सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उसमें एक हानिकारक, देखिए हर इंसान हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ बुराई रहेगा और कुछ ना कुछ अच्छाई रहेगा। जैसे मान लीजिए ब्लेड आपने खरीदा सेविंग करने के लिए, अच्छाई यही है कि गोरा बना, हैंडसम बना देगा आपको, बुराई ये भी है कि लग गया तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि हर इंसान, हर वो चीज जो प्रकृति में मौजूद है, कोई ना कोई उसका एक बहुत बड़ा खासियत है और कोई ना कोई उसका एक डिमेरिट होगा। ठीक, चलिए ऐसा कोई चीज ही नहीं बना कि जिसका डिमेरिट नहीं हो। अब आप लोग जबरदस्ती बनाइएगा तो अलग बात है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत। इसको हम प्रायः O3 बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के 3 इसमें परमाणु होते हैं। खैर, O3 ओजोन परत। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा आप। O3 को समझिए बढ़िया से। सूर्य से देखिए दो चीज निकलेगा, पहला प्रकाश और दूसरा निकलेगा हीट, गर्मी। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कसम खा के बैठे हैं कि सर का बात हमको नहीं सुनना है, उल्टा पुल्टे कमेंट कर देने हैं, तो उसको कोई नहीं बदल सकता, ये आपकी मनोवृत्ति है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे लेना है हर हाल में, तो आप कहीं भी मुझे ढूंढ के वो ज्ञान ले लीजिएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि सूर्य से आने वाली दो चीजों को, प्रकाश को और हीट को, जब तक पृथ्वी नहीं चाहेगा तब तक नहीं लेगा। ठीक, तो यही बात। अब पृथ्वी नहीं चाहता है कि हम ज्यादा रोके, लेकिन मानव ना उसको थूर थार के कहता है कि तू लो नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अब पृथ्वी पर इतने अन्याय कर रखे हैं मानव ने कि पृथ्वी बेचारा मजबूर हो गया है। ठीक उसी प्रकार अगर आपने कसम खा लिया कि आपसे मतलब तरुण सर से हम कुछ ज्ञान नहीं लेंगे और आपके ऊपर घर वालों का प्रेशर है या भाई का या किसी का भी, तो आप जबरदस्ती तो लेबे कीजिएगा। उसी तरह देखिए हम लोग वही काम किया जबरदस्ती वाला, इसको समझिएगा। थोड़ा लैंग्वेज का मैं प्रयोग आप ही का कर रहा हूं तो डोंट माइंड। अब देखिए यहां से आने वाला, इसमें सब अच्छाई है। सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का गर्मी आएगा, हम लोग के लिए जरूरी है। नहीं आएगा तो फिर कहानी खत्म हम लोग का हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आता है जिसको बोलते हैं यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या है इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी विकिरणें बोलिए, किरणें बोलिए, पराबैंगनी किरणें। अब सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है, O3 यानी ओजोन। एक चीज और दिखा देता हूं, परत जितना मोटा होगा लेयर, उतना ज्यादा किसी चीज का अवशोषण करेगा। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये है रुमाल, मान लीजिए रुमाल दिख रहा होगा, है ना। तो रुमाल में मान लीजिए इस रुमाल में हम पानी गिराएं तो कितना इसमें आएगा, ज्यादा से ज्यादा हम समझते हैं कि 20-25 बूंद के बाद फिर ये नीचे गिरने लगेगा। इस रुमाल का मोटाई अगर मैं इतना कर दूं तो कम से कम इसमें 2 मग पानी आ जाएगा। अब इसी रुमाल का मोटाई कहीं इतना कर दिए, इतना दिख नहीं रहा होगा, इतना, तो 1 आध बाल्टी पानी सोख लेगा। तो जितना ज्यादा लेयर होगा, मतलब मोटाई होगा, परत का जितना बड़ा मोटाई होगा, मतलब जितना ज्यादा परत मोटा होगा उतना ज्यादा अवशोषण करेगा। ठीक, समझिए। ओजोन परत है इतना मोटा, एक फिगर के अनुसार समझा देते हैं। O3 ओजोन परत इतना मोटा है, इसकी मोटाई को हम मापते कैसे हैं, तो डाबसन में। किसमें मापते हैं, डाबसन में। और डाबसन को खोजा किसने था, तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम डाबसन ही था। तो ये डाबसन महाराज अंग्रेज जो थे, इन्होंने खोजा था। इनका नाम एक्चुअली था GMB डाबसन, GMB डाबसन। ठीक, ये अंग्रेज थे तो इन्होंने डाबसन का खोज किया था। डाबसन इकाई जो है ओजोन परत की मोटाई मापता है। अब समझिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है, कारण क्या कि मोटा है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। यदि नहीं सोखे और वो पृथ्वी पर आ गई तो आपके बॉडी में, जानवरों के बॉडी में, आपके बॉडी में त्वचा कैंसर फैलाएगी और धीरे धीरे आपका बॉडी खराब हो जाएगा और धीरे धीरे मरिएगा। एक किरण ऐसा है गामा किरण, जिस पे मतलब जो किरण पे पड़ जाएगा तो बहुत घातक होता है, वो इससे भी बहुत घातक होता है। खैर वो उसकी बात अलग है। पराबैंगनी किरणों को ये सोख लेता है। गड़बड़ जानते हैं क्या किए हैं हम लोग, गड़बड़ हम लोग किए हैं और कोई नहीं किया है। ओजोन परत बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहा था, बहुत अच्छा खासा इसका लाइफ चल रहा था। इसके लाइफ में एंट्री मार दिए एक बहुत ही भयानक मानव, मतलब हम सभी ने क्या किया कि इसकी मोटाई को कम करने का, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या मैंने बोला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बनता कैसे है, CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, यही इसका दुश्मन है, यही इसका ओजोन परत का दुश्मन है। कहता है कि तुमको जीने नहीं देंगे। ठीक, अब CFC बनता कैसे, तो सबसे पहले हम लोग को बड़ा मजा आता है AC, चला दो भैया AC।
कार में चला दो, बस में चला दो, घर में चला दो, हर जगह चला दो एसी। एसी के बिना तो जी ही नहीं सकते हैं। तो एसी एयर कंडीशनर से निकलने वाले जो गैस है ना, वायुमंडल को एकदम गर्म करते हैं और ओजोन परत को खासकर बहुत नुकसान करते हैं। दूसरा, रेफ्रिजरेटर को मैं यहां पे फ्रिज लिख देता हूं, फ्रिज। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसमें निकलने वाली एक क्लोरीन गैस होती है, वो भी इसको नुकसान पहुंचाती है। आप देखे होंगे कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर बॉक्स में ऊपर एक छोटा बॉक्स होता है, ठीक, उसमें फ्रीऑन गैस निकलता है, प्रशीतक का काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा करने का काम करता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर रहा है तो उसमें बहुत गर्मी निकलती है। रात भर छोड़िए 2-3 घंटा फ्रिज को ऑन कर दीजिए, रूम को बंद कर दीजिए, लेकिन फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिए, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोचिए कि एक रूम का टेम्परेचर वो बढ़ा सकता है तो वायुमंडल के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। तो फ्रिज का हर आदमी को दहेज में फ्रिज चाहिए, इसके बदले कुछ और ले लो ना, 100 पेड़ ले लो दहेज में, है ना। अभी झारखंड सरकार क्या की है, हाई स्कूल टीचर वालों को एकदम लिखवा ली थी बॉन्ड कि भैया तुम पहले भरो, दहेज नहीं लेंगे। लेकिन दहेज लेने के कई तरीके हैं ना, कैंडिडेट थोड़े लेता है, उसके मामा फूफा, ये दहेज बढ़ाने में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो महिलाओं। ये जी सुनते हैं मोहन रामू के पापा, तो रामू के पापा बेचारे मुंह लटकाएंगे। 12 से अगर कम लिए तो बात मत कीजिएगा, कल से घर छोड़ दीजिएगा या तो हम ही छोड़ देंगे। अब बेचारे रामू की मम्मी ऐसी बोली पापा को, पापा मम्मी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कहीं दे नहीं सकते हैं आप। अब बेचारे रामू के पापा मुंह लटकाए, कहना तो नहीं था बेचारे को कि लड़की पार्टी से, क्योंकि उनकी भी बेटी है, उनको पता है कि हमको भी देना पड़ेगा, यही एक काम करने होंगे समाज में। तो बेचारे रामू के पापा मुंह लटकाए जाएंगे। देखिए समधी साहब 112 तो ऐसे है। अब बेचारे वो भी दिल पे पत्थर रख रहे हैं अंदर, कहना नहीं था उनको, लेकिन रामू की मम्मी जबरदस्ती। 90% रोल इन महिलाओं का होता है दहेज बढ़ाने में। बुरा मत मानिएगा, जो भी महिलाएं इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे कि सर मतलब भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं, ये शाश्वत सत्य है भाई, मान लीजिएगा आप भी। तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, 2 चीज मैंने बता दिया। तीसरा, जेट विमान जो होता है ना, बहुत ज्यादा इससे शोरगुल भी होता है। जेट विमान से निकलने वाले धुएं, ये भी बहुत इफेक्ट करते हैं ओजोन परत को। और एक है स्प्रे, बहुत तरह के स्प्रे चलते हैं, स्प्रे बहुत टाइप के स्प्रे होते हैं, वो भी उनसे गैस जो निकलता है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की है। ये सारे हम यूज करते हैं, कोई और यूज नहीं करता। जेट विमान क्यों यूज बनाए, हम अपने यूज करने के लिए। स्प्रे क्यों बनाया गया, हमारे यूज के लिए। कौन बनाया, मानव बनाया। फ्रिज कौन बनाया, मानव बनाया। पेड़ पौधा मानव नहीं बनाया है, ठीक, पेड़ पौधे नेचुरली है, नदी को मानव नहीं बनाया है, लेकिन ये सब हम बनाए हैं और हम ही इसका अंधाधुंध यूज करते हैं एकदम शौक से। अगर आपके घर में एसी है तो हाँ मेरे घर में एसी ना है, मतलब ऐसा फील कराते हैं समाज में कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। चलिए खैर, ये बातें हो गई, ओजोन परत को आप हानि पहुंचा दीजिए, है ना। अब आते हैं थोड़ा आगे, देखिए सूर्य से अब नीचे आते हैं थोड़ा। यह है हमारा, यह है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पूरा मोटा मतलब इस तरह से गैप नहीं होगा, चलिए मैंने भर दिया लगभग। यह है पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी है। यही है आपका ये मोटा वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी पीएससी वाले एग्जाम में 2 जगह मैंने देखा है सेम एकदम क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, एकदम बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव है क्या, पहले ये समझ लीजिए। पृथ्वी को अगर आप काटिएगा ना, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा लिखने का स्पेस बन जाए ताकि, है ना। देखिए पृथ्वी को काटिएगा ना तो खरबूजे के जैसा ऐसा निकलेगा, कुछ इस तरह से। लगभग 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या आती है बीच तक। मतलब खरबूजा खाते हैं ना, खरबूजा, तो कभी खरबूजा टेस्ट करने के लिए मांगते हैं तो एकदम ऐसा ही काट के निकाल के देता है, ऐसे लीजिए खा के देखिए अंदर तक। तो ये है, इसके मान लीजिए 3 परत है, 1 2 3। इसको बोलते हैं हम भूपर पट्टी, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल का मतलब होता है अनुपटल, अब इसको बोलते हैं कोर। कोर को बोलते हैं भूप्रवार या भूक्रोड़। तो पृथ्वी की ये, हम भूपर पट्टी पे ऊपर यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी का ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। अब पृथ्वी पे ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले से लगा हुआ है, इसको हमने नहीं लगाया है।
एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पर नहीं हो तो पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा। मैं बता देता हूं, -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब जम गए, बर्फ बन गए, -18 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता क्या है, कैसे बनता है, तो चलिए इसको यहां मैं दिखाता हूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावकारी गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावकारी गैसों में ध्यान पूर्वक देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा गैस CH4 मीथेन, तीसरा गैस नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा गैस आपका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक गैस लेते हैं वाटर वेपर, फिर आपका होगा एक दो गैस और है, जैसे आपका हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये सारी गैसें मिलके क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। दो बातें मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये सारी गैसें मिलकर और ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं, सारी गैसों के सम्मिलित रूप को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक। लेकिन इसको मैं मिटाता हूं, फटाफट देखिएगा इधर। हमारा जो वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल में लगभग 4-5 गैस तो याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, तो लगभग 78.08%, रफली आप इसको 78% कहते हैं, एक्चुअली 78.08% है। ऑक्सीजन कितना है भैया, ऑक्सीजन है आपका लगभग 20.95%, या इसी को हम रफली कह देते हैं 21%, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर आता है ऑर्गन का। आर्गन जो है वो 0.93% है, बस इसको यही है। उसके बाद आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है 0.03% है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस वाले गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल में क्रमशः इस प्रकार 4 गैसें हैं, उसके अलावा बहुत सारे गैसें हैं छोटे छोटे रूप में, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनना चाहिए कि सर कार्बन डाइऑक्साइड ही इसमें आता है, बाकी गैस का क्यों नहीं आता है। तो बाकी गैस का उस तरह से इफेक्ट नहीं हो पाता है इसमें, जो है ना, ये जो है वायुमंडल के लिए घातक है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड घातक है। नाइट्रोजन का काम है वायुमंडल में आग को बुझाना। O2 का काम है ऑक्सीजन का आग जलाना। जैसे मान लीजिए एकदम बंद है कोई चीज, एकदम एक डब्बा एकदम बंद है, उसमें आप आग जलाइएगा, नहीं जलेगा। आग जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। आग जल रहा है, मान लीजिए दिया जल रहा है, ये दिया है जल रहा है, और नाइट्रोजन है ही नहीं अगल बगल, तो इसको फूकिएगा, मतलब बुझेगा ही नहीं, नाइट्रोजन के बिना ये बुझ ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन खींचते हैं बॉडी में और ऑक्सीजन ही लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रक्तों का परिवहन करती है, मतलब रक्त ही ऑक्सीजन का परिवहन करती है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ब्लड का काम है O2 का परिवहन पूरे बॉडी में करना। तो ब्लड, ये अलग चैप्टर में पढ़ा देंगे कभी, खैर ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये भाई 0.03% है, ये लगातार इसकी मतलब जो गति है वो बढ़ रही है वायुमंडल में। कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम पेड़ों को धड़ाधड़ काट दे रहे हैं। घर बनेगा, महल, अरे तो महल बनाइए ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन उसकी जगह 10 पेड़ लगा दीजिए। आपको अगर महल बनाने की भगवान क्षमता दिए हैं, आप महल बनाने के लिए कम से कम अगर आपके पास 20 से 30 लाख रुपए हैं, तो कम से कम 5,000 रुपए तो चाहिए पेड़ लगाने के लिए, उतने भी नहीं चाहिए। 5,000 रुपए में आपका काम बन जाएगा, 10 पेड़ लगा दीजिए, आपका वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, है ना। खैर घर के आसपास। अब आते हैं इसमें, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं। ये गैसें क्या करती हैं ना, देखिएगा, ये गैसें इस जगह की पृथ्वी के टेम्परेचर को बना के रखती है, एक समान रूप से बना के रखती है कि भाई पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, इतना होगा। हमने क्या किया, ये सारी गैसें संतुलन में थी, हमने संतुलन कैसे बिगाड़ा। मान लिया जाए मेरे घर के पास, आपके घर के पास, आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, वहां मान लीजिए 1 ही 1 था, CO2 का और बाकी गैसों का मतलब जो था प्रतिशत था वो बन के उतना बना हुआ था, बैलेंस बना हुआ था। आप पेड़ को काट दिए, अब CO2 की वृद्धि लगातार बढ़ा दिया आप। CO2 की वृद्धि कैसे हो रही है, कोयला जलाने से, कोई ईंधन है पेट्रोलियम जलाने से, उसके बाद फिर आपका लकड़ी जलाने से, पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम नहीं मतलब कोयला, लकड़ी, फिर आप ले लीजिए कल कारखानों से निकलने वाले धुओं से, औद्योगिकरण कर रहे हैं उससे, तो ये सब कारण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार वृद्धि हो रही है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वृद्धि हो रही है, समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये परत जो है ना, अब देखिए ये परत पहले इतना था, हम मोटा कर दे रहे हैं, कितना मोटा हो जाएगा। हाँ एक चीज और, पहले एक चीज समझ लीजिए, देखिए अब यहां से आने वाला सूर्य का, ये दूसरे फिगर समझाते हैं, ये तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें था। अब देखिए यहां से आने वाला एक और है आपका सूर्य का तापमान, टेम्परेचर। सूर्य का टेम्परेचर कहां आएगा, पृथ्वी तक आएगा। अब पृथ्वी में यहां पे लगभग 44% के आसपास, मतलब 40% रखिए फिलहाल, 40 से 45% ये जो है ऑब्जर्व यानी रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है पृथ्वी। कारण क्या है कि यहाँ पे परतें इतने ही रोकती हैं। पहले के टाइम में ये बहुत कम था, पहले के टाइम में ये 30-35 ऐसे था, अब ये बढ़ के इतना हो गया। बाकी क्या करता है, जैसे सूर्य यहां से लाया और 40 से 45% रोक पाया, बाकी क्या हुआ, इंफ्रारेड विकिरण के रूप में, अवरक्त विकिरण के रूप में, अवरक्त विकिरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज के रूप में वापस चल गई, ऐसे वापस जितना लिए, मान लीजिए आपको हम एक थलिया दे दिए खाने के लिए, एक थाली में बहुत सारे व्यंजन दिए, तो जितना आपका पेट लेगा उतना ही ना लीजिएगा, बाकी तो ऐसा नहीं ना कि डाल लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, वेटर आएगा उठा के ले जाएगा, यही करता है। तो यहां से दिए हम 100%, अब 40 से 44%, इसको 44 कर लीजिए, 44% रोके, बाकी को क्या किया, वायुमंडल में भेज दिया अवरक्त विकिरण के रूप में, कौन, हीट को, ठीक। अब ये क्या करेगा, मान लिया जाए ये परत कम रहता तो कम रखता, और कम रहता तो और कम रखता। ये परत अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा हरा से दिखाते हैं, दिन प्रतिदिन ये हम पेड़ काट के और बहुत सारे गैसों का उत्सर्जन करके ये मोटा कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, जितना मोटा परत होगा उतना ज्यादा अवशोषण करेगा। हर साल औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। कारण है इन गैसों में लगातार वृद्धि होना। आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं दिखा देता हूं कि ये गैस आते कहां से हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला, लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस जलाने से, कल कारखानों को लगाने से, औद्योगिकरण करने से ये CO2 गैस बनता है। पहला एक बात और ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है बहुत जहरीला गैस, और ये गाड़ी के धुएं जो है ना उनसे निकलता है, कल कारखानों से निकलता है। ये क्या करता है ना, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, मतलब ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है ब्लड की, वो एकदम धीमा कर देगा। तो आपकी बॉडी में रक्त का परिसंचरण ठीक से नहीं होगा, तो आप मानसिक रूप से एकदम चकराने लगिएगा, तबियत खराब हो जाएगा और बहुत तरह के नुकसान आपको हो जाएंगे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट होता है, ये मैंने अलग से भी बता दिया, ठीक है। अब समझिएगा, यहां देख लीजिए। अब दूसरा है CH4, ये कम बदमाश नहीं है CH4, मिथेनवा कम बदमाश नहीं, यो कहता है कि हम धान के खेत से निकलेंगे, CH4 पशु जुगाली करेगा। पशु रात में देखिएगा झाग निकलते रहेगा, दिन रात करते रहता है पशु जुगाली, क्योंकि वही उसका पाचन करता है। पशुओं की जुगाली, दीमक का क्रिया क्या है, दीमक का क्रिया लकड़ी में लगना, घुन बनाना, ऐसे करके कच्छ क्षेत्र, गुजरात में जो कच्छ क्षेत्र, इन सारे चीजों से आपका मीथेन बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड, भट्टियों में ईंधन का जलना, क्वेश्चन पूछा है हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में कि भट्टियों में ईंधन जो जलता है, भट्टी देखे होंगे बहुत तरह की होती हैं, उससे कौन से गैस निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कैसे निकलता है, उद्योग के अपशिष्ट, उद्योग लिखा है उद्योग, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ से। अब उद्योग लगाए हैं आप, और कूड़ा कचरा जितना होगा सब कहां डालेंगे, समुद्र में डाल देंगे, गंगा में डाल दे रहे हैं। क्या हो रहा है, नदी खराब हो रही है, नदी तो खराब हो ही रही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बना रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस बनती है। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, PFCS, ये क्या है, अल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा ये निकलता है। उसके बाद CFC मैंने बता दिया। तो ये है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव वाले गैस हैं, ठीक। अब यहां पे समझिएगा, मैं यहां पे दो चीज बता देता हूं। पहला, अगर आपसे पूछे कि हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस, एकदम टिक कीजिएगा 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये कह दे कि हरित गृह प्रभाव के लिए प्राकृतिक रूप से उत्तरदायी सबसे इंपॉर्टेंट गैस, सबसे मतलब महत्वपूर्ण गैस, तो वो कहिएगा वाटर वेपर यानी जल वाष्प। ये मानव जनित कारक है, मतलब इसे मानव ने बढ़ाया है। तो आपको दो चीज याद रखने हैं, ठीक। पहला चीज ये कि हरित गृह प्रभाव में सबसे उत्तरदायी कारक तो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये मानव जनित कारक है। और अगर पूछेगा नेचुरली कारक तो बोलिएगा वाटर वेपर। चलिए खैर, तो ये सारे बता दिए, सारे गैस क्या बनाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर धरती पर नहीं रहेगा तब भी दिक्कत है,
तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बढ़ा रहे हैं वो दिक्कत है, क्योंकि हर बार हम भी वही काम कर रहे हैं, पेड़ों को काटना। और एक चीज याद रखिएगा, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कहीं ना कहीं मानव अगर अपने मतलब पर्यावरण के लिए जो जिम्मेवार है, उसमें 2-3 कारण मैं बताता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण वनों का लगातार विनाश, यानी काटना, वनों को काटना, वनों को उखाड़ फेंकना, और पशुओं को छोड़ देना वनों में कि जाओ उखाड़ ला वहां से वन। और इसके अलावा साथ ही साथ वन में आग लगा देना, कभी कभी उत्पात लोग जो होते हैं वन में आग लगा देते हैं, जरूरत नहीं है। दूसरा कारण कल कारखानों की लगातार भरमार वृद्धि। तीसरा कारण लगातार आप भट्टी वगैरह लगा रहे, सॉरी कल कारखाना जो लगा रहे हैं उसमें कोयले का, जैसे तापीय ऊर्जा जो लगा है, तापीय संयंत्र, उसमें क्या है कोयला से चलता है, तो कोयला का लगातार अगर ये जलाइएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लकड़ी खूब जलाइएगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सब कारण है मानव जनित कारण, हम ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो ये जैसे जैसे मोटा होगा, मैंने बताया जैसे जैसे और मोटा कीजिएगा और पेड़ को काटिए और मोटा होगा, हर साल औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और आज पूरे विश्व का ये नींद उड़ा दिया है। आतंकवाद तो चलिए सब लोग मिलकर खत्म कर दिए, इसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर मानव का माइंड चेंज करना होगा कि आप पेड़ को लगाइए कम से कम, ठीक है सारा कुछ करिए, फैक्ट्री लगाने लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, घर बनाने बनाइए, बिल्डिंग बनाने बनाइए, लेकिन जब आप 10 पेड़ काटते हैं तो कम से कम 20 पेड़ लगाइए। और मैं तो बोलता हूं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाते हैं हम, क्यों मनाते हैं 5 जून को? भाई सुरक्षित रखने के लिए। तो कम से कम 5 जून वाले, जून जुलाई वाले टाइम में हर लोग संकल्प कर लीजिए कि कम से कम 10 पेड़ 20 पेड़ लगाएं, ठीक है। ये हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी के फलस्वरूप मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, हरित गृह प्रभाव के फलस्वरूप, चलिए यहां लिख देता हूं, हरित गृह प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ठीक है। वास्तविक तापमान दिन प्रतिदिन हर साल लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस। और क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, वहां पे भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए। देखिए पूरा विश्व लगा हुआ है इस पे, ठीक है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है एक सभ्य नागरिक के तौर पे, और हम अपने मानवों को बचाने के तौर पे खुद को क्या बचाइएगा आप? कल के डेट में अगर मान लीजिए झारखंड का तापमान आप लगभग आपका 47-48 डिग्री होता है, मान लीजिए 47-48 डिग्री, 3 साल बाद अगर 4 साल बाद यही हाल रहा तो आपका 52-53 डिग्री अगर हो गया तो फिर झुलस जाइएगा, मर जाइएगा। तो मानवों को बचाने के लिए कम से कम वन का मतलब वन सुरक्षा में आप अपनी सहभागिता दिखाएं और पेड़ भी जरूर लगाएं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी के फलस्वरूप आता है। एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं दिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप 1.5 डिग्री सेल्सियस पर औसतन जो है पर वर्ष बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये पूछा है अभी छत्तीसगढ़ पीएससी में, कार्बन डाइऑक्साइड घटते क्रम में, मीथेन CH4, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद यही क्वेश्चन आया था एकदम सेम टू सेम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही पूछा था कि बताइए घटते क्रम में गैसों का क्रम, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों का घटता क्रम बताएं। देख लीजिएगा एक बार, ये लगभग 60% होते हैं, ये 20% CH4 होगा, कितना 20%, ये लगभग 6% होगा। तो ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 60, मीथेन 20% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% ग्लोबल वार्मिंग में ये भूमिका निभाते हैं। तो मैं यही आपसे कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम पेड़ तो जरूर लगाइए, पेड़ लगाने में कुछ नहीं जाता है। कम से कम अगर नहीं भी लगाना है तो सरकार के जो पेड़ वाले मतलब पेड़ लगाने वाले वृक्षारोपण वाले कार्यक्रम आते हैं उसमें अपनी सहभागिता थोड़ी सी तो दिखाइए कम से कम। तो यही था ग्लोबल वार्मिंग, पूरा आपको समझा दिया मैंने, क्यों ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके कारण क्या है, कैसे कैसे क्या आता है पृथ्वी का, ओजोन परत क्या रोकता है, हरित गृह प्रभाव क्या है, ये सारे चीज मैंने बता दिया है। एक चीज और बताना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका खोज कौन किया था? तो जोसेफ फोरियर ने। इसका खोज कौन किया था? तो जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर को कब किया था? तो 1824 में। कब किया था? 1824 में जोसेफ फोरियर ने हरित गृह प्रभाव का खोज किया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दे कि मान लिया जाए ओजोन परत का खोज किसने किया था, तो क्या बोलिएगा? ओजोन परत, सॉरी ओजोन परत बोल रहा हूं, ओजोन परत का मतलब मोटाई कैसे मापते हैं, तो डाबसन इकाई में। खोज कौन किया था? तो मैंने बताया था एक अंग्रेज था डाबसन, उन्होंने ही खोजा था, ठीक है, ब्रिटिश जो थे। चलिए अब एक और चीज मैं बताता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप होगा क्या।
मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके फलस्वरूप होगा क्या, तो देखिए एक स्लाइड के माध्यम से वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होंगे। सबसे पहले जो बर्फीली चोटियां हैं, जितने भी बर्फीली चोटियां हैं या हम बोले हिमनद, वो सब पिघलने लगेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पिघलेंगे। गंगा नदी का जो हिमालयी तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं, जिनमें मैं मुख्य रूप से 3 का नाम लूंगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये हिमालय तंत्र से ग्लेशियरों से निकलते हैं। ठीक, यहां बर्फ से निकलते हैं, ये समझ लीजिए मोटा मोटी। ठंडा के दिन में बर्फ ज्यादा जमेगा तो इनमें कम पानी होता है, गर्मी में गंगा में पानी बढ़ जाता है। कारण क्या है, बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगा, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें होंगी ना तो हिमनद बहुत जल्दी जल्दी पिघलेगा, बहुत जल्दी जल्दी। समुद्र तल का ऊपर उठना, समुद्र तल मान लीजिए पानी जितना है, और पानी कहाँ जाता है, सब समुद्र में जाता है, समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ठीक, ये कारण। मौसम का विचित्र व्यवहार, अचानक गर्मी कर देगा खूब, अचानक बारिश हो जाएगा, कब का होगा पता नहीं जाने। तो मौसम अपना अलग प्रतिकूल प्रभाव दिखाएगी, मानवों पर अत्याचार हो जाएगा, इसलिए आप अपने अत्याचार बंद कर दीजिए। मछलियों के बच्चे, कुछ मछली के बच्चे जो हैं वो कठिनाई से पैदा होंगे, क्योंकि मछली जल में होती है, बहुत तरह की दिक्कत वहां जल में हलचल होंगी। फसलों का समय से पहले पक जाना, फसल जो है, देखिए फसल को पकने का एक टाइमिंग होता है, एक लहरा आता है। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं आपका फरवरी मार्च वाला जो टाइम होता है, एकदम एक लहर चलता है, लहर मतलब गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलेगा ही नहीं, एकदम गर्मी हो गया, अचानक गर्मी हो गया, तो समय से पहले पक जाएगा तो उसके दाने खराब हो जाएंगे, पौष्टिक नहीं होंगे, छोटे दाने निकलेंगे। वो मालदीव, अब देखिए द्वीप समूह है मालदीव, किधर है, इस साइड। भारत अगर मैप ये बनाऊं मैं तो इस साइड है आपका, केरला के जस्ट नीचे जाइएगा उधर मिलेगा आपको। तो मालदीव में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जब समुद्र तल ऊपर उठेगा तो डूब न जाएगा। जो भी छोटे छोटे नदी द्वीप हैं, मतलब जो भी छोटे छोटे नदी द्वीप नहीं, सॉरी, जो भी छोटे छोटे जो द्वीप हैं, ठीक, वो सब डूब जाएगा। उसके बाद प्रवाल विरंजक, अब प्रवाल भीति समझते हैं ना, भीति जैसा दिया होता है, उस सब में गड़बड़ी हो जाएगा। तो बहुत सारे इफेक्ट है इसके, ये बनेंगे। ये सब चीजें समझ में आ गया। अब आते हैं हम एक नया टॉपिक, एसिड रेन। अम्ल वर्षा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अम्ल वर्षा होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों भाई गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों जब मिलेगा तो वायुमंडल के नमी के साथ मिलकर ये क्या कहलाएंगे, अम्ल वर्षा बनाएंगे। देखिए वायुमंडल में गर्मी भी है, नमी भी है, तो वायुमंडल के नमी के साथ कौन कौन मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जब मिलेगा तो दो गैस बनाएंगे H2SO4, जिसे रसायनों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। और ये जब बन जाएगा ना, तो यही जब पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आएंगे तो इनका पीएच मान बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और डाउन पीएच मान होगा तो अम्ल होंगे। आपको एक फिगर मतलब दिखा देता हूं, यहां मान लीजिए ये है 7 जो पीएच मान होगा, ठीक, और यहां पे मान लीजिए 14 और यहां 0, तो 0 से 7 तो न्यूट्रल होगा, जैसे जल उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। जल को पिएंगे तो ना तो आपको खट्टा लगेगा और ना तो आपको कड़वा लगेगा। यहां से यहां तक कड़वा लगेगा स्वाद में, अब यहां से यहां क्या लगेगा, अम्लीय होगा, ये खट्टा अम्लीय, ये अम्ल है और ये क्षार है, बेस। तो जब अम्लीय होगा, 4 पीएच मान लगभग हो गया 4.5, तो वही वर्षा का रूप लेके जब वर्षा के साथ पानी में मिलकर गिरेंगे तो वही एसिड रेन कहलाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है, खासकर इमारतों के लिए। जैसे ताजमहल इमारत जो है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड के फलस्वरूप काफी मतलब उसके पेंट पुचारे में खराबी आती है, और इसको लेके फिर मतलब बहुत तरह की दिक्कत होती है। अब देखिए निकलता कैसे है, तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड निकलता कैसे है, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी उद्गार होते रहेगा। अब ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, पृथ्वी के अनुपटल यानी मेंटल में एक बहुत बड़ा ऐसे गोला बना हुआ है, तरल पदार्थों का एक समूह बना हुआ है, उसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। उस मैग्मा चेंबर से गर्मी अचानक निकलेगा ना, आपके बॉडी में पूरा गर्मी है, पूरा गर्मी लग रहा है, तो वोमिटिंग कर दीजिएगा, तब आपका बॉडी ठीक हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी वोमिटिंग करती है, तो वोमिटिंग के रूप में क्या है, ज्वालामुखी। अब वही जो बीच में आपका मतलब मेंटल में जो है लावा, ये मैग्मा, वही मैग्मा जो है ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के एक नाली दिखेगा, आपको दिखाएंगे ज्वालामुखी में कभी, वो आके फूटती है तो लावा बन जाती है, वही लावा ज्वालामुखी का रूप लेती है। तो ज्वालामुखी उद्गार जब होगा तो पृथ्वी में हलचल होता है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, अब कार्बनिक पदार्थ लिए हैं उसको अपघटन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का जलना, धातु शोधन वगैरह, तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। वो सब हो ही रहा है काम। बिजली, ये वाला इलेक्ट्रिक नहीं है, ऊपर वाला बिजली, तो बिजली जब आएगा
तब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड कब बनेगा? बिजली का गिरना, ज्वालामुखी उद्गार, ये भी वन में आग लगा दीजिए तब भी, और जीवाश्म ईंधनों का दहन ये लगाइएगा तब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। तो एसिड रेन समझ में आ गया। एक बार फिर से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वायुमंडल के नमी के साथ मिलते हैं तो फिर एक वर्षा जब होता है, उसी वर्षा का पीएच मान 4 हो जाता है। ठीक, वर्षा का पीएच मान 4 होगा, दैट मीन्स अम्लीय होगा वो। और जब यही ज्यादा अम्लीय है, ये कम नहीं है, ज्यादा अम्लीय होगा तो फिर वो ये इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये बनाते क्या है मिलके? तो H2SO4, H2SO4 देखिएगा गर्म होता है। बैटरी में देखिएगा, बैटरी जो घर में यूज करते हैं इन्वर्टर वगैरह के लिए, उसमें H2SO4 होता है। कपड़ा पे जरा सा डाल के देखिए, मजा आ जाएगा, सब जर जाएगा। तो उसी तरह होता है नाइट्रिक अम्ल, वही है। तो ये है आपका टोटली एसिड रेन। आशा करते हैं कि आप ये 2 टॉपिक समझे होंगे अच्छे से। इसको बहुत बढ़िया से देखिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसी भी एग्जाम के लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए, और एक सूचना देनी है आपको। आपका एक टेस्ट है, लाइव टेस्ट, मैं बता देता हूं कब है ना, आप रेडी रहिएगा। लाइव टेस्ट के लिए आपका लाइव टेस्ट है 6 अप्रैल यानी मंगलवार, 6 अप्रैल 2021। ठीक, लाइव टेस्ट है आपका, और टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे सुबह, 11:30 AM 6 अप्रैल लाइव टेस्ट होगा झारखंड का। तो झारखंड के जो भी बच्चे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, और 11:30 से पहले 11:20-25 तक आ जाइएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैं यहाँ स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आंसर फटाफट भेजने हैं। ठीक है, कॉपी पेन नहीं भी रखिएगा तो फटाफट टाइप करके ABCD ऑप्शन रहेंगे वो दे देना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है ना। जब ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है ना। तो चलिए, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।